हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आपसे मिलना हो रहा है और वापस से एपिडेमिक अपने पैर फैला चुकी है और आपकी सुरक्षा की दृष्टि से हम वापस से ऑनलाइन मोड पे आ चुके हैं। ठीक है, और जो बच्चा घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है तो बहुत अच्छा है, सेल्फ स्टडी करना चाहिए आप लोगों को। ये नहीं कि मैम जब पढ़ाएंगी तभी पढ़ेंगे। पता नहीं ये समय कब तक ऐसा चले, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको वापस हमारे साथ जोड़ने की। तो आज से हम सोशल साइंस की क्लास में आपको वेलकम करते हुए अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, हम हमारी ऑफलाइन क्लासेस में स्कूल में जब हम आते थे तो सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर रीड कर चुके थे, द जुडिशियरी रीड किया था ना हमने। तो उसमें हमने जुडिशियरी में सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के बारे में, सिविल लॉ के बारे में सब कुछ पढ़ाया था ना मैंने आपको। कितनी ब्रांचेज होती है हमारी जुडिशरी की, है ना। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर होते हैं, और शायद मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे, लेकिन हो सकता है नहीं भी हुए हों तो उनको हम बाद में देख लेंगे, जैसे भी आप कमेंट करेंगे हमें। तो अब हम इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे आज, और इसके बाद वाला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जिसका नेम है द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ हमने पढ़ा था, कौन कौन सी कोर्ट्स होती है हमारी जुडिशरी में, उनको रीड किया था। तो उसके बाद हम आज रीड करने जा रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं पहले। As an extension of judiciary that is studied in previous lesson, another important aspect in the criminal justice system which help the judiciary function in a just and fair manner. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ड्यूटी बाउंड to ensure the safety of its citizens so that they can live in a crime free environment. जुडिशरी में हमने पढ़ा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी ये ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो हर सिटीज़न की, अपने कंट्री के प्रत्येक सिटीज़न की सेफ्टी रखे, ये सुनिश्चित करे कि गवर्नमेंट उसको क्राइम फ्री एनवायरनमेंट दे सके ताकि वो सुरक्षित रह सके और सेफ रह सके। फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट मेक्स लॉज, और इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। और लॉ बनाती है तो उसका पालना करना भी अनिवार्य होता है, और अगर उसकी पालना नहीं होती है तो फिर वो एक क्राइम होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेक्स लॉज सो दैट द गिल्टी आर पनिश्ड, एट द सेम टाइम एंश्योर दैट द इनोसेंट आर नॉट रॉन्गली पनिश्ड। इसमें यह देखा जाता है कि जब कोई गिल्टी होता है, कोई दोषी होता है, तो उसको पनिश किया जाता है, और उसी टाइम पर सेम टाइम ये भी इंश्योर किया जाता है, ये भी सुनिश्चित किया जाता है, ये भी देखा जाता है कि किसी भी इनोसेंट को, यानी जो गिल्टी नहीं है, जो क्रिमिनल नहीं है, उसको गलत तरीके से पनिश ना किया जाए, यानी दोषी व्यक्ति ही पकड़ा जाए। However, laws by themselves cannot prevent crimes from happening. लेकिन लॉ बनाने से केवल क्राइम थोड़ी रुक जाते हैं। For this, there must exist a system commonly accepted government mechanism to maintain law and order. तो इसी सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया है, एक तंत्र बनाया है जिसमें कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब वो मैकेनिज्म कौन सा है, दिस इज व्हाट पुलिसिंग इज ऑल अबाउट।
वो मैकेनिज्म है पुलिसिंग, पुलिस। द पुलिस इज द इंस्टीट्यूशन which ensure that the criminals are brought to book, and the judiciary that decides whether the accused person is guilty or charged crime. How much should be the quantum of punishment that the convicted person deserve for the crime committed. तो जो पुलिस होती है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ये इंश्योर करता है कि क्रिमिनल कौन है, वो पता लगाता है कि क्रिमिनल कौन है, अपराधी कौन है, और जुडिशरी क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि अक्यूज्ड पर्सन को, जो क्रिमिनल है उसको, या जो गिल्टी है उसका कितना क्राइम है, कितना चार्ज किया हुआ है, कितना क्राइम किया हुआ है, और कितनी मात्रा में उसको पनिशमेंट दिया जाए। ये सारा डिसीज़न कौन लेती है? जुडिशरी लेती है। ठीक है, तो यही हमारा जस्टिस सिस्टम है। अब हम इसमें देखते हैं कि पुलिस क्या है और इसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पैरा है, द पुलिस एंड इट्स रोल। The police is an organization of the government which is empowered to take various action to ensure maintenance of law and order in the state. पुलिस अंडरलाइन करेंगे आप इसको। पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का जो जिसको कि ये एम्पावर है कि वेरियस एक्शन ले सके, किसके लिए? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने स्टेट में। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर किसके द्वारा मेंटेन किया जा सकता है? पुलिस के द्वारा। पुलिस नहीं होगी, ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, ट्रैफिक अच्छा नहीं रहेगा। पुलिस नहीं होगी तो आदमी को किसी का भय नहीं रहेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए पुलिस का होना आवश्यक है। इट हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर प्रिवेंशन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड ऑफेंस इन द सोसाइटी। उसके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंश्योर करना है कि प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी प्रिवेंशन करे किससे? क्राइम्स का, और अगर क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करे, एंड ऑफेंस इन द सोसाइटी। कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है समाज में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करे। Here's a story which helps you better understand the various phases and people involved in the justice dispensing mechanism. यहाँ पर एक स्टोरी है हमारी बुक में जिसके द्वारा आप ये समझेंगे कि हमारा जो डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म है, जस्टिस डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म है, कैसे आधारित है, किस पर आधारित है। तो एक स्टोरी है, उसको रीड कर लेते हैं, उसके द्वारा हम समझते हैं। Vinay went out for a picnic with his friend. They all went on motorcycles, parked them at a place and went down to the river for fun and frolic. विनय एक लड़का है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गया। वो 4 मोटरसाइकिल लेकर के गए पिकनिक के लिए, उन्हें पार्क कर दिया एक जगह पर और रिवर के पास चले गए फन करने के लिए। They returned after a few hours and found that one motorcycle was missing. जब वो वापस लौटे कुछ घंटे बाद तो उन्होंने पाया कि एक मोटरसाइकिल गुम हो चुकी है। They went to the nearby police station. वो कहाँ गए? पुलिस स्टेशन गए पास के, and reported the matter to the station house officer. और वहाँ पर जाकर उन्होंने किसको रिपोर्ट किया? SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को। He told them to write a report giving details of the motorcycle. उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, पूरी डिटेल दी मोटरसाइकिल की, और डिटेल में क्या क्या बताया? मैक, मॉडल उस मोटरसाइकिल का, कलर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि सब कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया। देन एक्सेप्टेड द रिपोर्ट एज एन FIR। और उसको कि जो हमने रिपोर्ट लिखवाई उसको क्या नाम दिया गया? FIR। पहली बार जो रिपोर्ट जाकर हम पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कि हम FIR का नाम देते हैं। तो हमने FIR लिखवा दी उन लोगों ने।
He gave them a copy of the FIR and told them to leave. और एक FIR की कॉपी, जो FIR लिखवाने वाला होता है ना, उसको भी दे दी जाती है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, FIR की कॉपी उनको दे दी गई और पुलिस ने उनको जाने के लिए कहा। द पुलिस देन स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की पुलिस ने। कैसे की? इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर 1 week फाउंड द मोटरसाइकिल विद अ मैन कॉल्ड संजय। 1 सप्ताह बाद वो मोटरसाइकिल एक आदमी के पास मिली जिसका नाम संजय था। दे अरेस्टेड संजय। उन्होंने संजय को अरेस्ट किया एंड प्रोड्यूस्ड हिम इन द फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द नेक्स्ट डे। और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया, संजय को। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द पुलिस to detain him for 7 days and investigate how Sanjay got the possession of the motorcycle with which he did not own. तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को कहा कि आप अच्छे से इससे पूछताछ करें, 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों संजय ने इस तरह का पोजीशन उठाया जो कि मोटरसाइकिल उसकी नहीं थी, उसको चोरी किया। द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड फाउंड दैट अ मैन नेम्ड रवि हैड स्टॉलन द मोटरसाइकिल। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखी और ये पाया कि जो ये मोटरसाइकिल है, वो इन्वेस्टिगेट में उसने क्या पाया कि दैट अ मैन नेम्ड रवि, कि एक रवि नाम का आदमी था, उसने स्टॉलन की थी मोटरसाइकिल को, चोरी किया था। देन सोल्ड इट टू संजय। और उसने किसको बेच दिया था? संजय को बेच दिया था उस मोटरसाइकिल को। फॉर अ सम ऑफ 10,000। कितने में? 10,000 में। द पुलिस नाउ अरेस्टेड रवि। अब पुलिस अरेस्ट करती है किसको? रवि को। एंड प्रोड्यूस हिम इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। और उसे भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। देयर आफ्टर द पुलिस ब्रॉट द केस टू द जज एंड इट वॉज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट। फिर पुलिस केस को जज के सामने लाती है और फिर उसको रजिस्टर्ड किया जाता है कोर्ट में। The prosecutor accused both Ravi and Sanjay to have been party to the crime of the theft and requested the court to give them exemplary punishment. और prosecutor कौन होता है? The prosecutor कौन होता है? वकील, बचाव पक्ष का। accused both, दोनों पे प्रोसिक्यूटर ने क्या लगाया? अक्यूज़ किया, उनको अपराधी बताए। कौन? रवि और संजय। और जो उन्होंने क्राइम किया था थेफ्ट का, चोरी का, तो कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उनको एग्जाम्पलरी यानी जो अनुकरणीय पनिशमेंट है इनके लिए, वो उन्हें दिया जाए। द डिफेंस लॉयर ऑफ संजय, जो संजय का लॉयर था, डिफेंस लॉयर, डिफेंस मीन्स बचाव पक्ष का। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वकील जो लड़ता है वो प्रोसिक्यूटर होता है। ठीक है, तो डिफेंस लॉयर जो था, बचाव पक्ष का, जो बचाव कराने वाला जो वकील था संजय का, उसने प्लीडेड टू द जज दैट संजय वाज नॉट अवेयर दैट इट वाज स्टॉलन मोटरसाइकिल। संजय ने जज के सामने प्लीडेड किया, याचना की कि उसको ये पता नहीं था कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है, एंड वाज देयरफॉर नॉट गिल्टी, इसलिए वो उसका कोई दोष नहीं है। हाउएवर द जज इन हिज जजमेंट पनिश्ड रवि। तो जज ने जजमेंट में रवि को पनिश किया सेवरली फॉर हैविंग स्टॉलन द मोटरसाइकिल एंड संजय लाइटली फॉर नॉट asserting the correct ownership of the motorcycle before purchasing it, and thus becoming party to the offence. Vinay was handed back his motorcycle by the police. तो इस तरह से रवि को अपराधी मान करके उसको पनिश किया गया, और संजय को भी ये पता नहीं होने के कारण कि इस मोटरसाइकिल का ओनरशिप कौन है उसको। तो इस तरह से सारा प्रोसीजर हुआ कि किस तरह से कोई अपराध होता है, उसको हम कहाँ पर उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं, किस तरह से कोर्ट में पेश किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर
चलता है। ठीक है। इन द अबाउ स्टोरी वी हैव कम अक्रॉस 5 की प्लेयर्स। इस ऊपर की स्टोरी में हमने 5 की प्लेयर्स देखे। द विक्टिम विनय, द क्रिमिनल्स रवि एंड संजय। विक्टिम तो कौन था, शिकार तो कौन बना था, विनय। क्रिमिनल कौन थे, रवि एंड संजय। द पुलिस एज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ क्राइम। पुलिस कौन थी, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने वाली, छानबीन करने वाली। द प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर हु प्लीडेड द 2 sides ऑफ द केस इन फ्रंट ऑफ द जज। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर जज के सामने दोनों साइड के केस को रखते हैं। हु गेव द जजमेंट, और जज कौन था, हु गेव द जजमेंट ऑन द केस, जो केस का जजमेंट देता है। ठीक है। तो 5 की प्लेयर हमने इसमें देखे। वी शैल लर्न द रोल एंड वेज ऑफ द वेरियस की प्लेयर्स इन ग्रेटर डिटेल इन द सब्सिक्वेंट पैरास। तो इस तरह से पूरा केस जो है वो लड़ा जाता है, खेला जाता है। द पुलिस आर आल्सो असाइंड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन। पुलिस का एक और काम होता है कि वो सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए लुक आफ्टर करे। इन्फर्म, वीक जो होते हैं लोग, एंड डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड होते हैं, अपंग, वुमन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे, इन सभी के वेलफेयर के लिए इनको लुक आफ्टर करे। दे आर सपोज टू कीप अ कॉन्स्टेंट विजिल और मिसक्रिएंट्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव जोन। पुलिस का और भी ये काम होता है कि वो कांस्टेंट विजिल रखे या निरंतर सतर्कता रखे। किस पर, मिसक्रिएंट्स पर, शरारती तत्वों पर। और एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं असामाजिक तत्व, जिनको हम बोलते हैं, जो अपराध करते हैं लोग, वो असामाजिक तत्व में ही आते हैं। इन द रेस्पेक्टिव जोन, अपने अपने इलाके में पुलिस उन सब लोगों की लुक आफ्टर करती है। They are also required to cultivate informers in the society to serve as their eyes and ears and to keep a discreet watch on activities of people in their areas of responsibility. तो पुलिस का ये काम बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एरियाज उनके लिए फिक्स किए हुए हैं वहाँ की सोसाइटी को सर्व करे, आइज़ एंड ईयर्स टू कीप वॉच करे उन पर और उनको प्रोटेक्शन दे। In their role in crime investigation, the police expected to carry out an in-depth study of the crime scene. और क्राइम इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर की जाए तो पुलिस से यह आशा की जाती है कि वो उस क्राइम सीन की इन डेप्थ स्टडी तक जाए, अच्छे से उसको पढ़े, एनालिसिस करे और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको सर्च करे। यूज़ द एक्सपर्टाइज ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्टाइज का यूज़ करे पुलिस। क्या देखते हैं ना हम, ये क्राइम पेट्रोल वगैरह आते हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उनको देखते हैं कि कहाँ पे क्राइम हुआ है, किसने किसी का मर्डर किया है, तो वो कोई चाकू छुरा या जो भी चीज़ मिलती है उसको उठा के बैग में रख के और ले जाते हैं। फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनको जांचते हैं। तो सारे कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो उनको अच्छे से देखे। नीडेड देन टेक एक्शन एंड एप्रेंडेड द कल्प्रिट, एक्शन ले और कल्प्रिट को पकड़े। कल्प्रिट मीन्स अपराधी। हु कमिटेड द क्राइम, जिसने कि क्राइम किया है। द एंटायर प्रोसेस बिगिन विद लॉजिंग ऑफ एन FIR। ये सारी प्रोसेस कब बिगिन होती है, FIR लॉज करने के बाद। यानी FIR क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सबसे पहले रिपोर्ट दी जाती है पुलिस में। द पुलिस कैन लॉज एन FIR only if the offense committed is cognizable। और cognizable का मीन्स क्या होता है, cognizable का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, यानी बड़ा अपराध। कोई बड़ा अपराध हो तो FIR को ऑफेंस किया जाता है। cognizable offense are those which allow the police to arrest an accused without a warrant for a magistrate। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, संगीन अपराध क्या होते हैं, जिसमें कि पुलिस के पास ये पुलिस को ये अलाउ होता है कि वो उस अक्यूज्ड पर्सन को, उस अपराधी आदमी को
अपराधी को बिना वारंट के पकड़ सकती है। बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के संगीन अपराध में, मान लो कि कोई मर्डर करके भाग रहा है, देख लिया गया है, तो उसको बिना वारंट के पकड़ सकती है संगीन अपराध में। तो ये पुलिस का वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज जितना पढ़ाया गया है उसको घर पे रीड करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन रीड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।